नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग 10th क्लास का संस्कृत मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैं 10th क्लास का हिंदी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा चुका हूं और हमारा 12th क्लास का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी चल रहा है, जो भी हिंदी का हो गया है। दोस्त, हम इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनृतम का अर्थ क्या है? देखिए दोस्त, नृतम का अर्थ होता है सत्य, और इसके आगे अगर आप अ लगा दीजिएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य, अर्थात ऑप्शन बी मतलब झूठ। कोई दोस्त दिक्कत नहीं ना? ये मंगलम पाठ से ये शब्द उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है? तो ये मंगलम पाठ का ही श्लोक का ही से बीच से क्वेश्चन है, ये हिंदी में पूछा हुआ है। तो बहती हुई नदियां समुद्र में जाकर मिलाती है। ऑप्शन देखिए, सरोवर नहीं होगा, नदी नहीं होगा, सागर को हम समुद्र कह सकते हैं, ठीक है? तो सागर अर्थात समुद्र, ऑप्शन सी। इनमें सभी तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। माने सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। तो किसकी जीत होती है? ये सत्य की। ये जो है मंगलम पाठ के श्लोक नंबर 2 से लिया गया है, सत्यमेव जयते नान्यतम। जो श्लोक शुरू आप लोग याद किए होंगे, आप जहां टीचर के साथ पढ़े होंगे, आपको पढ़ाए होंगे। और ये श्लोक लिए गए हैं मुंडक उपनिषद में। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं, ठीक है? और पांचों के अलग अलग उपनिषद से लिए गए हैं। जो ये सत्यमेव जयते हैं, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। और सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। और जहां उनका जन्म हुआ था वो जगह गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। और आज भी वहां देश विदेश के लोग वहां पर, जो सिख संप्रदाय के लोग हैं देश विदेश से, वहां पटना में अर्थात पटना साहिब में आते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के किस, यहां दिशा होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जितने टाइपिंग हुए संस्कृत के क्वेश्चन, उसमें जो तलाबी स का टाइपिंग है ना, वही थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो यह है दिशा। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पाटलिपुत्रस उत्तरश्याम दिशि, माने पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती, गंगा नदी बहती है। यह आपके पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर 2 से लिया गया है। तो किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। कोई दिक्कत दोस्त? आप अगर पढ़िए किताब में लिखा होगा, पाटलिपुत्रस उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। पटना के मतलब पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो ऑप्शन ए होगा। कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमुदी महोत्सव, ये महोत्सव है कौमुदी महोत्सव किस वंश, ये देखो ये वंश है, तलाबी से यहाँ होगा, किस वंश के शासन काल में हुआ करता था? कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में हुआ करता था? तो कौमुदी जो महोत्सव है ना, ये पटना में होता था और ये शरद काल में होता था, ठंडे अर्थात शरद काल में होता था, पटना नगर में होता था। और गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में एक महोत्सव हुआ करता था, कौमुदी महोत्सव। और ये महोत्सव ठंडे के दिनों में हुआ करता था। किस नगर में? तो पाटलिपुत्र नगर में। तो पूछा है कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में होता था? तो गुप्त वंश। पूछा किस समय? तो शरद काल में होता था। कहाँ होता था? पाटलिपुत्र में होता था। कोई दिक्कत दोस्त नहीं? आगे देखते हैं, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? देखिए राजशेखर, ये भी पाठ 2 अर्थात पाटलिपुत्र वैभवम से ही ये क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन, एक लाइन बोला था राजशेखर कि पाटलिपुत्र की प्राचीन जो सरस्वती परंपरा है ना,
वो आज भी प्राप्त होती है और शुरुआत इसका पाटलिपुत्र से हुआ था। ये लाइन जो है कि जो सरस्वती अर्थात ज्ञान, ज्ञान की प्राचीन परंपरा का उद्गम पाटलिपुत्र से मिलता है, ये लिखे हैं राजशेखर। राजशेखर की एक ग्रंथ है जिसका नाम है काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। तो राजशेखर अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में कहते हैं कि प्राचीन जो सरस्वती परंपरा अर्थात प्राचीन जो ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा है वो पाटलिपुत्र से शुरू हुआ था। कि जितने बड़े बड़े विद्वान थे ना वो पाटलिपुत्र में आकर के अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, देखिए नालंदा पहले गया पाटलिपुत्र में ही था, तो नालंदा वो पाटलिपुत्र में ही था। तो यही राजशेखर की जो ग्रंथ है वो कौन है? काव्य मीमांसा, ऑप्शन बी। और ये कहते हैं कि सरस्वती की प्राचीन परंपरा कहाँ से मिलती है? तो पाटलिपुत्र से मिलती है। और लाइन कौन लिखा है? राजशेखर। कहाँ लिखा है? काव्य मीमांसा में लिखा है। अब काव्य मीमांसा क्या है? तो एक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। क्या है? काव्य मीमांसा क्या है? कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। आप जिस टीचर पास पढ़े होंगे दोस्त, वहां ये टीचर पढ़ाए होंगे। मैं इस क्वेश्चन को मैं बार बार रिवीजन करता हूं ताकि आपके माइंड में ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद वैदिक वांग्मय का कौन सा भाग है? तो आप पढ़े होंगे उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग से दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। पढ़े हैं ना? उपनिषद वैदिक वांग्मय अंतिम भाग है दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयंती। ऐसा पढ़े हैं आप? आपको ये जो है लेसन 1 मंगलम पाठ का लेसन 1 का जो ऊपर भूमिका है ना, भूमिका से क्वेश्चन उठाया गया है कि उपनिषद वैदिक वांग्मय के किस भाग में से प्राप्त होता है? तो अंतिम भाग से। बी होगा। कोई दिक्कत दोस्त? नहीं ना? नेक्स्ट, अगर कोई भी आपको वीडियो संबंध कुछ सुझाव देना होगा या आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक प्रॉब्लम करता है 10th या 12th किसी टॉपिक, तो टॉपिक को आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और ये गारंटी देता हूं कि जिस टॉपिक को आप कहिएगा उसको मैं इस तरीके से समझा दूंगा कि आप जीवन भर नहीं भूलिएगा। ये मेरी गारंटी है, एक बार बता के तो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है? अरे मेगास्थनीज ने अपने संस्मरणों में, अपने किताबों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मेरे भाई मुंडक उपनिषद से लिया गया। किस लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। कोई दिक्कत? बताएं पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेदम, ये म में यहाँ हलंत होगा। क्या होगा? म में हलंत होगा। अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो मेरे दोस्त, अगर आप जहाँ संधि पढ़े होंगे, मैं यहाँ पे पूरे संधि को डील नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन जहां आप संधि पढ़े होंगे वहां रटवाया होगा परि प्लस छेद परिच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। हाँ, तो ये होगा अनु प्लस छेद, लास्ट में है तो लगा देना है अनु प्लस छेद। ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनः प्लस रंजनम। देखा ये लिखा ना ऐसे, ये यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए कि भी अगर अंग या अण न म सबको हम बिंदु पढ़ सकते हैं, अर्थात म पढ़ सकते हैं। तो हम र और य को रन से रन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रन सारी रन। ऐसे क्या लिख सकते हैं? रन सारी रन। आप खुद देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, रन से रन हो जाएगा ज न म रंजनम। तो मनः प्लस रंजनम ये बनेगा मनोरंजनम। अगर आप 10th क्लास का हिंदी सोल्यूशन आप देख रहे होंगे तो मैं था यश प्लस दा यशोदा, वैसी मनः प्लस रंजनम मनोरंजनम। ये विसर्ग जो है ना, विसर्ग, ये विसर्ग ओ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मनः प्लस रंजनम, रंजनम ऐसे आप कह सकते हैं। मनः प्लस क्या हो जाएगा? मनोरंजनम। आप ढूंढिए नहीं होगा, मनो नहीं होगा। ये देखिए मनोरंजनम, ऑप्शन डी। या के ऊपर बिंदु भी या में लिख सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अ प्लस ए। देखिए दोस्त, अ प्लस ए मिलके क्या बनेगा? देखिए ये वृद्धि संधि का है। किस संधि का है? वृद्धि संधि का। मैं जल्द ही संधि पर वीडियो ला रहा हूं। मैं जल्द ही संधि पर वीडियो ला रहा हूं, उसमें आपको सारा चीज याद हो जाएगा कि कौन वर्ण मिलके क्या बनाएगा। आप कितना भी कमजोर होंगे पढ़ने में, मैं समझ रहा हूं कि आपको कैसे समझाना है, वो मेरे को मालूम है।
जैसा कि मैं उच्चारण स्थान का वीडियो बनाया हूं, 51 मिनट का भले है, लेकिन एक बार जाके तब देखे तो सही, आपके दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे और दिन पर दिन, मतलब दिन भर आपके माइंड में वो बात नाचता रहेगा कि हाँ वो तो ऐसे ही, आपको मतलब उच्चारण स्थान का हलवा लगने लगेगा। वैसे जब मैं संधि पढ़ाऊंगा ना तो आपको संधि लगेगा हलवा। ध्यान रखिए, ये अ प्लस जो ए है ना, ये मिलकर बनाएगा ए। क्या बनाएगा? ए। और एक की संधि का है? वृद्धि संधि का है। अगर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दह रक्षा। ये दह रक्षा नहीं, देह रक्षा है। क्या है मेरे दोस्त? जहां जहां त्रुटि मैं सुधार दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या है? देह रक्षा। अच्छा, कह रहा समास कौन सा समास है? तो देखिए दोस्त, देह रक्षा आप इसको तोड़ सकते हैं क्या? दो शब्द से तोड़ सकते हैं। देह रक्षा माने देह की रक्षा नहीं, कि देह की रक्षा, देह को रक्षा नहीं ना, देह की रक्षा। और जहां बीच में का के की लग गया, चाहे बीच में कुछ लग गया, जैसे मान लो कि कोई भी कारक का चिन्ह लग गया, ने लग गया, को लग गया, के लिए लग गया, द्वारा लग गया, का के की लग गया, रा रे कुछ भी लग गया, तो जो भी बीच में अगर कारक का चिन्ह लगता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। अर्थात इसका ऑप्शन होगा डी, देह की रक्षा, तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, किस समास का पहला पद विशेषण होता है? देखिए दोस्त, जिस समास का पहला पद विशेषण होगा उसे कहते हैं कर्मधार समास। क्या बोलते हैं? जिस समास में विशेषण और विशेष होगा, चाहे उपमान और उपमेय होगा, कर्मधार समास। जिस समास का अंतिम पद प्रधान होगा, तत्पुरुष समास। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होगा, अवयभाव समास। दोनों पद प्रधान होगा, द्वंद्व समास। या दोनों पद योजक चिन्ह के साथ जुड़े रहेंगे, द्वंद्व समास। या दोनों पद को तोड़ने पर बीच में और आएगा, द्वंद्व समास। अगर पहला पद संख्यावाचक है तो द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास। और जिस समास का अर्थ निकालने पर किसी दूसरे के बारे में बताए उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। ऐसे समास 6 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत? एक होता है नय्य समास, जिसके आगे नकारात्मक भाव निकले, जिसके आगे मतलब शुरुआत प्रथम पद में नकारात्मक भाव निकले, उसे कहते हैं नय्य समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या कीजिए? विग्रह क्या होगा? अच्छा, पुरुष परीक्षा तुम पहले हिंदी में तोड़ो भाई मेरे। पुरुष की परीक्षा माने तहार परीक्षा तो क्या कहबो? हमार परीक्षा नो, माने पुरुष की परीक्षा क्या कहबो? पुरुष की परीक्षा। तो स का की है ना, तो पुरुषस्य परीक्षा। पुरुष का के की स लगेगा ना, षष्ठी विभक्ति है ना, तो पुरुषस्य परीक्षा। तो यहाँ देखिए पुरुषस्य परीक्षा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा समझ में? अगर आप कारक प्रकरण पढ़े होंगे और उसके बाद आपको पढ़ाया गया होगा शब्द रूप, तो आपको मालूम होगा कि का के की में षष्ठी विभक्ति लगता है, पुरुष एगो है तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, पुरुष चलेगा बालक के, बालकस्य, यहाँ पुरुषस्य परीक्षा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग विकारा के अर्थ में कौन विभक्ति होती है? देखिए दोस्त, आप पढ़े होंगे, अगर उस सूत्र का नाम होता है इनांग विकारा। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई विकार आता है तो उस जिस अंग में विकार होता है उस अंग में तृतीय विभक्ति लगाते हैं। किसे लगाते हैं? तृतीय विभक्ति लगाते हैं। तो अंग में विकार आ गया, तो अंग विकार के अर्थ में कौन विभक्ति होता है? तो तृतीय विभक्ति होता है। किसमें होता है? जिस अंग में विकार है। मान ले कि पैर से लंगड़ा बढ़ो, आंख से अनहर बढ़ो, मुंह से गूंग बढ़ो कहने का मतलब है कि जिस अंग में विकार आपको होगा, आपसे पूछेगा कान से बहरा है, आंख से अंधा है, मैंने आंख से काना है, ना दोनों आंख हो जाएगी, आंख से काना है, पैर से लंगड़ा है, पीठ से कुबड़ा है, ये पूछेगा आपसे। तो उस अंग में कौन विभक्ति लगता है? तृतीय। माने अंग के विकार में कौन विभक्ति? तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रय माने 3, चरंती माने चरते हैं। अब 3 चरते हैं, कहा चरते मेरे भाई? अच्छा, सब में दिया है मृग। क्या दिया है? मृग। अच्छा, मृग में क्या होला? हिरन। हिरन सजीव की निर्जीव? सजीव। तो कह रहा चली बालक पर, कहे कि मेरे भाई मेरे भाई ध्यान समझो मेरे, बालक के लास्ट में अ, मृग के लास्ट में अ, हो जीव। अच्छा, 3 गो चर लसन, अगर एगो मृग चरित तो बालक का प्रथम व्यक्ति एक वचन, 2 गो चरित
तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन और दुगो से अधिक चरित तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन। यहाँ मेरे ध्यान से देखिए, 3 चरते हैं ना, तो बालकः बालको बालकाः, तो मृगः मृगो मृगाः, इसका आंसर होगा बी, मृगा। क्या होगा मेरे दोस्त? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ची लुंठका त्रायते। देखिए दोस्त, त्रायते होता है बचाना, ठीक है। देखिए एक सूत्र पढ़े होंगे, भित्रार्था नाम भय, तो पढ़े हैं, आपको पढ़ाएगा, आपका कोचिंग पढ़ाएगा होगा। भित्रार्था नाम भयतु में सूत्र कहता है कि जिससे डरने की बात की जाए या जिससे बचाने की बात की जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आर्ची की होता है बचाना, आर्ची किससे बचाने की बात कर रही है? लुंठकात माने लुटेरों से। तो जिससे डरने या बचाने की बात की जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और यह सूत्र है भित्रार्था नाम भय हेतु का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? जहां त्रायते, रक्षते या विभेति की बात आ जाएगा वहां पे भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी विभक्ति का। कोई दिक्कत दोस्त? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्गों की संख्या कितनी है भाई मेरे? उपसर्ग संख्या कुल 22 है। कितने हैं? 22। और जिस शब्द के आगे उपसर्ग लग गया, अब पूछ देगा कि कौन समास है, तो मारना अव्ययभाव समास। क्या मारना? अव्ययभाव समास। अब पूछेगा कौन कौन होता है 22, तो दोस्त इसमें नहीं बना सकते, बहुत लंबा जाएगा, नहीं इसे बताएंगे बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं मजबूर हूं बताने में, ठीक है। बस ये है देखा कि 22 को होता है और जिस शब्द के आगे उपसर्ग लग गया, अब पूछेगा ये कौन समास है, तो अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यागतः शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे। जब आप संधि पढ़े होंगे, ये यन संधि का है, स्वर संधि के तीसरा भेद यन संधि का है, तोड़िएगा तो आएगा प्रति प्लस आगतः। क्या आएगा? प्रति प्लस आगतः। मेरे दोस्त प्रति आगे निकाल है ना, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति। ऑप्शन ए। क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुतरः। देखिए दोस्त, प्रत्यय, प्रत्यय 3 तरह के, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। ये कौन सा प्रत्यय है? ये आपका है तद्धित प्रत्यय, पहचानना है। देखिए जिसके लास्ट में तरह होता है उसमें तरप प्रत्यय होता है, और जिसके लास्ट में तम होता है ये होता है तम प्रत्यय। आप जहां भी कोचिंग सेंटर में पढ़े होंगे वहां आपको ये बताया गया होगा प्रत्यय के बारे में, ठीक है। तो तरह रहेगा लास्ट में, तो तरप, तमह तो तमप। देखिए तरह है ना, तो तरप। ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, भवंती डॉट डॉट पुरुषा सरत्वात्। देखिए ये उटपटांग क्वेश्चन पूछ दिया है। ये किया क्या है कि महिमा भारत महिमा पाठ आपको जब 5वां है ना, जिसमें 5 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें पहला और दूसरा पौराणिक श्लोक है। पहला श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा श्लोक भागवत गीता से लिया गया है। तो पहला श्लोक भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक को देखिएगा, उसमें बीच से उठा दिया है और यहाँ भरने को दे दिया है, ठीक है। और यह श्लोक के बीच का है, तो इसका अर्थ भी हम लोग सही से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। यहाँ भराएगा भूमि। क्या भराएगा मेरे दोस्त? भूमि, सॉरी भूआ, भूआ भराना चाहिए, मतलब भूआ मतलब भूमि ही है, या इसका अर्थ होगा भूआ मतलब भूमि पर, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? बी होगा। आप श्लोक देख लीजिएगा, अभी बुक खोल के देख लीजिए, खुद आपको मालूम चल जाएगा। श्लोक में पहला का लास्ट, सेकंड लाइन का लास्ट वाला लाइन पर है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? अभी बताए हैं भारत महिमा में 5 गो श्लोक है। पहला श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा श्लोक भगवत पुराण से लिया गया है। तो कह रहा है द्वितीय श्लोक किससे लिया गया है? भगवत पुराण से। बाद बाकी 3 गो श्लोक जो किताब लिखने वाले विद्वान थे लोग ना, इधर किताब लिखने वाले जो विद्वान, संस्कृत के आधुनिक विद्वान थे, उनके द्वारा ये 3 गो और श्लोक लिखा गया है भारत की महिमा के बारे में, ठीक है। तो पूछेगा भारत महिमा में पौराणिक श्लोक कितने हैं? 2। आधुनिक श्लोक जो भी लिखे गए हैं कितने हैं? 3। पहला श्लोक विष्णु पुराण, दूसरा श्लोक भागवत पुराण। नेक्स्ट, विदुर कौन था? अरे मंत्री प्रवर था, पढ़े होंगे, माने महामंत्री था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस समय थे?
नीति श्लोक का पाठ समझ थे ना। आचरण किसका हरण करता है, और आचरण आपके कुलक्षण का हरण करता है। अगर आपका सही आचरण है ना तो आपका कुलक्षण खत्म हो जाएगा, यह कुलक्षण होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति किसका रक्षक होता है। अरे पति रक्षक होता अपनी पत्नी का होता है। आप श्लोक पढ़े होंगे अलस कथा पाठ में कि बालकों की रक्षक उसकी माँ होती है, पत्नी की रक्षक, स्त्री की रक्षक उसके पति होते हैं, और जो आलसी लोग होते हैं उसके रक्षक कारुणिक व्यक्ति होते हैं। बालक की रक्षक उसकी माँ, स्त्री की रक्षक उसके पति, और बालक और आलसियों की रक्षक उस कारुणिक व्यक्ति हैं। कोई दिक्कत तो पूछेगा पति किसके रक्षक है, तो आप स्त्रियों के रक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति सौर्यमूला, ये भी देखिए, ये भी अलस कथा पाठ के श्लोक से क्वेश्चन उठा लिए हैं। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, अलस कथा पाठ में 3 श्लोक हैं, और अलस कथा पाठ के ये दूसरा श्लोक से 20 से क्वेश्चन उठाया गया है। इसका मतलब ये मॉडल सेट में ये बता रहा है कि आने वाले पेपर में, आने वाले एग्जाम में श्लोक के बीच से उठा दिया जाएगा एक लाइन, और कहा जाएगा उसके बीच को भरिए। क्या कहा जाएगा, उसके बीच को भरिए। ठीक है दोस्त, लेकिन एक सेकेंड, ये कह रहा है कहाँ से लिया गया है, माने जो श्लोक है ना ये किस पाठ से लिया गया है, तब पुरुष परीक्षा से लिया गया है। लेकिन नहीं यार, ये लिया गया अलस कथा से। किस लिया गया है, अलस कथा से। लेकिन 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 ऑप्शन में तो अलस कथा है ही नहीं। लेकिन अलस कथा के जो अलस कथा पाठ है ना, ये अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ये जो अलस कथा पाठ है ना, जो नारायण पंडित द्वारा लिखा गया है, ये नारायण पंडित का एक ग्रंथ है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा से अलस कथा पाठ लिया गया है, जो हम लोग हमारे किताब में है, और ये अलस कथा पाठ में यह श्लोक लिखा गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो श्लोक है ये अलस कथा के हैं, लेकिन अलस कथा नहीं है। तो अलस कथा किससे लिया गया था, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। तो ऑप्शन बी का दिक्कत, कोई दिक्कत दोस्त, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त, हाँ श्लोक दे रहा है बीच में भरने को, तो इसका मतलब ये मॉडल से बताना चाहता है कि फाइनल पेपर में हम श्लोक देंगे और बीच से भरने वाला भी देंगे। अब आप हबड़ा कर जाके पूरा श्लोक याद मत कीजिएगा। देखो श्लोक याद करना था आसान, इतना आसान मत नहीं दोस्त, हम भी जानते हैं, हम पढ़ाए हुए हैं, और श्लोक याद करना इतनी छोटी बात नहीं है। और एग्जाम पास में आ चुका है, छोड़िए, एक क्वेश्चन आएगा ना, आपको 100 क्वेश्चन में 50 जवाब देने हैं, तो टेंशन लिया आराम से जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, संस्कृत आसान होता है। ठीक है, अब गाड़ी मत देना कि बहुत आसान होला। हाँ, तुमको भाई लगता होगा कि तुम भाई आप ध्यान से पढ़े नहीं हो, या फिर आपके टीचर ध्यान से पढ़ाए नहीं होंगे, लेकिन टीचर सब अच्छे होते हैं यार, बस आप ध्यान नहीं दिए होंगे। खैर, अब समय है, जितनी चीजें हैं सारे कर लो, प्रीवियस ईयर सारे कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है। ये भाई ये क्वेश्चन देखो, ये साफा और पटांग क्वेश्चन है। कह रहा करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है। नाटक है, नाटक तो नहीं है, निबंध तो नहीं है, कथा है, लघु कथा। तो ये आंसर होना चाहिए इसका लघु कथा, क्योंकि ये छोटी कथा है, कोई तो बड़ी कथा है नहीं जो पूरे 2-3 घंटे की है, या 4-5 10-20 पेज की है, नहीं ना, एक छोटी कथा है। तो आंसर ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा रुपटांग है, लेकिन जहां तक मैं इस क्वेश्चन के तक पहुंचने की कोशिश किया हूं, इसका आंसर ए होना चाहिए, लघु कथा। अगर ये क्वेश्चन सेम एग्जाम में आ गया तो मेरे भाई ये क्वेश्चन छोड़ देना, ये डाउटफुल क्वेश्चन हो जाएगा जब तक बोर्ड द्वारा इसका आंसर ना दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक किसकी शैली से आकृष्ट होता है। अरे बालक शिक्षक की पढ़ाने के शैली से आकृष्ट होता है और पढ़ने में मन लगा देता है। अब ये जो लाइन है किस पाठ से लिया गया था, करमवीर कथा पाठ से लिया गया है। करमवीर कथा में करमवीर का असली नाम क्या था, राम परेश राम नाम था। राम परेश राम का गांव का नाम क्या था, अर्थात करमवीर के गांव का नाम क्या था, तो करमवीर के गांव का नाम था भीखन टोला, और उसमें दलित परिवार के लोग रहते थे, और वहां से 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था। उस प्राथमिक विद्यालय में कैसा शिक्षक आया, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक आया, मैंने नए सोच से सोचने वाला, जात पात से ऊपर उठकर सोचने वाला शिक्षक आया, और वही शिक्षक इस बच्चे को ले गया
करमवीर को और अपने खुद से पढ़ाया, और ये बच्चा एक दिन यूपीएससी में सफल कर गया और अपना आज नाम कर रहा है, और उसका नाम था राम परवेश राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? अरे सोने का कंगन देना चाहता था। कहता था आओ पथिक आओ इस सरोवर में नहाओ और इस कंगन को उठाओ। अब पथिक जैसे सरोवर में नहाने जाता है, कीचड़ में फंस जाता है और बाघ उसे मार के खा जाता है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पथिक कहाँ फंस जाता है? ऑप्शन है सरोवर में ना, तू मर आंसर ए या ले बबुआ हई से। इसका आंसर डी, ध्यान से देखो, वो ना सरोवर में नहाने जाता है लेकिन कीचड़ में फंस जाता है, और बाघ कहता आहा हा 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 हा। याद है? हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट है, महापंके पत्वसी अहम तो उत्थाप्यामी, ऐसा लिखा लाइन ना संस्कृत में, मैंने भयानक कीचड़ में फंसे हो, रुको मैं तुम्हें उठाता हूं। चलो ठीक है। क्वेश्चन 33 का रहा है दोस्त, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट होते हैं? ऑप्शन देखो, ए साधु मार आंसर धाय सेना, एग्जाम करे हैं हई से। बाबू हमार ब्राह्मण के रूप में गया था। जब आपको भूमिका के ठीक नीचे देखिएगा, भूमिका के नीचे वो कोष्ठ में जब आपका पाठ शुरू हो रहा था ना, वो कोष्ठवा में लिखल है, कोष्ठवा में लिखल है, अंदर का लिखल है, ततः प्रविशति, तब प्रवेश करता है ब्राह्मण रूपेण, ब्राह्मण के रूप में, शक्र मतलब शक्र, शक्र मतलब इंद्र, तब प्रवेश करता है ब्राह्मण के रूप में इंद्र। किताब में लिखा है ब्राह्मण, कहता है भिक्षाम देही, नहीं खैर इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ब्राह्मण के रूप में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? भैया मेरे, समय बीतने पर विद्या का, आंसर मार्ग विद्या का, ऐसे आंसर गलत हो जाएगा। समय बीतने पर शिक्षा का नाश हो जाता है। ये कितना खतरनाक ऑप्शन दे दिया इसमें कि आप ऑप्शन में ही गलत मार के आओगे। आप ध्यान दोगे तो कर्णस दानवीर जो 12 पाठ आपका है ना, उसमें एक श्लोक है, उस श्लोक में लिखा गया है कि समय के साथ शिक्षा नष्ट हो जाती है। अरे पेड़ के जड़ उखड़ जाते हैं, सरोवर सूख जाते हैं, कि दुत्तम और हुत्तम माने दिया गया दान और दी गई आहुति कभी खत्म नहीं होता है। माने आप अगर किसी चीज को दान दे रहे हैं तो ये आपका यश के रूप में बना रहेगा। अगर आप किसी का भलाई कीजिएगा तो जिंदगी भर आपका नाम लेगा। नहीं तो वही दिया गया दान और दी हुई आहुति ये यश के रूप में कायम रहता है। लेकिन समय के साथ आपकी शिक्षा खत्म हो जाएगी, प्यारे पेड़ जड़ से उखड़ करके सूख जाएंगे, सरोवर सूख जाएगा, समय के साथ शिक्षा भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर जो आप दान दीजिएगा और अग्नि को आहुति दीजिएगा वो कभी खत्म नहीं होगा। यही सोच करके कर्ण जो है इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में देता है। इसका आंसर होगा बी। ध्यान देना, बहुत खतरनाक ऑप्शन है। और विद्या शिक्षा, देखो कितना खतरनाक ऑप्शन है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानवीर कौन था? अरे दानवीर कर्ण था। कौन था? दानवीर कर्ण था। वो अपना कवच और कुंडल दान में दे, तबे तो हम लोग उसे दानवीर कहते हैं। और दानवीर कौन समास है? दान में वीर, में आ रहा है ना तत्पुरुष समास। इसका बिगड़ा क्या होगा संस्कृत में? दाने बीरह। क्या होगा? दाने बीरह, ऐसे होगा, दाने बीरह। दोस्त मजा आ रहा है ना पढ़ने में? भले मेरा फेस नहीं दिख रहा है, मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूं, लेकिन कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि आपको कोई बोरिंग फील ना हो, ठीक है? और दोस्त मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और उन्हें देखने को बोलिए। एग्जाम तक मेरे से जुड़िए, मैं जितने भी आपके कन्फ्यूजन वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सबको क्लियर करा दूंगा। वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी चीज़ हो, आप बस कमेंट कीजिए कि सर मेरा ये टॉपिक ये फंस रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। मैं बोर्ड पे उस चीज़ को इतना अच्छा से शॉर्ट वीडियो में समझा कर डालूंगा वीडियो दोस्त ना, कि आप कहोगे वाकई में कि मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कर्ण किस देश का राजा था? तो याद कीजिए, जब वो कवच और कुंडल दे रहा था किसको? शक्र को, अर्थात इंद्र को, तो एक शल्यराज था उनका दोस्त, वो कह रहा है अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, मतलब अंगराज, हे अंग देश के राजा, न दीजिए न दीजिए।
तो कहते हैं मना करना बेकार। इसका मतलब कर्ण किस देश का राजा था मेरे दोस्त? अंग देश का राजा था। और ये अंग देश कौन है? आज पश्चिम बंगाल में जो एरिया है ना पश्चिम बंगाल का, वही अंग देश था। तो कहा किस देश का राजा था? तो अंग देश का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है, ये भेतव्यम है। भेतव्यम में कौन कौन प्रत्यय है? ध्यान रखिए, ये वर्ड कहां से लिया गया है? कणस दान वीरता में जब सब कुछ मांगने के पर आता है, लेकिन अंतिम कर्ण जो है अपने कवच और कुंडल को दान में देने की जिक्र नहीं करता है इंद्र से, तो कहते हैं अभिहा अभिहा, मैंने जा रहा हूं, अब आप में हिम्मत नहीं है कि आप मुझे दान दे सको। तो तब कहता है कर्ण, न भेतव्यम न भेतव्यम, न डरिए न डरिए। यानी भेतव्यम का मतलब होता है न डरिए, न मन न डरिए न डरिए। तो यहां पे कह रहा है भेतव्यम मेरे दोस्त, कह रहा है भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय? देखिए तव्यम, तव्यम में प्रत्यय होता है तबियत। क्या होता है? तबियत। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अक्तवतु प्रत्यय से बना शब्द में से कौन सा? देखिए दोस्त, अक्तवतु जिस, अगर धातु है, धातु माने क्रिया, उसके लास्ट में वान लगा है, वान क्या लगा है? वान। तो इसमें प्रत्यय होता है अक्तवतु, क्योंकि अक्तवतु एक कृदंत प्रत्यय, और कृदंत कहाँ लगता है? धातु के अंत में। तो धातु के अंत में अगर वान लगा है तो वहां पे कौन प्रत्यय? अक्तवतु। अगर धातु नहीं रहेगा, मान लो धनवान, देखिए वान लगा है लेकिन धन धातु है, मैंने कोई क्रिया है, जाना आना खाना पीना दौड़ना भागना, नहीं ना। तो अगर क्रिया नहीं है तो वान एक तद्धित प्रत्यय है, और यहाँ पे ये किसका पहचान हो जाएगा? मतुप का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मेरे दोस्त? मतुप का हो जाएगा। आप जहां पढ़े होंगे मालूम चल रहा होगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर धातु के लास्ट में वान लगा है तो ये अक्तवतु का है। तो देखिए ध्यान से, कह रहा है अक्तवतु, क्या कह रहा है? अक्तवतु प्रत्यय किसमें है? देखिए गतवान में है। वान तो अक्तवतु, धातु है ना, गत में जाना होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुरु प्लस इष्ठन। देखो इष्ठ के पहचान होला इष्ठन। देखो इष्ठ गरिष्ठ है ना, इष्ठ, तो इष्ठ का पहचान कौन प्रत्यय? इष्ठन। तो गुरु प्लस इष्ठ गरिष्ठ, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? गरिष्ठ। गरियान गुरु प्लस यसुन, क्या हो जाएगा? गुरु प्लस यसुन। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरे, सीमन में न हलंत होगा, सीमन प्लस डाप बनेगा सीमा, महिमन प्लस डाप महिमा, महिमा महिमन प्लस डाप, सीमा सीमन प्लस डाप, सूर्य सूर्य प्लस चांप, सूर्य प्लस चांप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमत में कौन सा लकार है? देखो मेरे दोस्त, ये लकार देखिए, ये लकार है, अगर लास्ट में तो में चाहे तो आ रहा है तो या तो ई लंग लकार के होगा या तो लोट लकार को, ये दोनों होबे करेगा। क्योंकि ये देखिए, ये मध्यम पुरुष द्विवचन बहुवचन का है। अगर लेकिन हाँ, अगर लंग लकार है तो लास्ट में अ लगेगा। क्या लगेगा? लास्ट में अ। लेकिन आप खुद बताइए, एक लास्ट में अ लगल है, लास्ट में सॉरी शुरू में अगर अ लगल है ना नु, तो ई लंग लकार तो हवन ना, तो बचलन का चीज लोट लकार, धाए से मारा, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यात का मूल धातु क्या है? ये स्यात का जो मूल धातु है ना, ये है स्या। क्या है दोस्त? स्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्वसु। देखिए दोस्त, हम लिखते हैं विद्वान, विद्वान का कोई भी रूप दे दे, देखिए लिखा ना विद्वसु, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है। लेकिन विद्वसु का मूल शब्द क्या है? तो विद्वान नहीं है, ध्यान रखना। संस्कृत में होला विद्वस। क्या होला? विद्वस। इसका आंसर सी होगा। खुद देखिए आप, पहला ऑप्शन देखिए विद्वान दिया है, आप मारिएगा ऐसे या मैं करेगा ऐसे। विद्वस है, मेन मूल धातु कौन है, मूल शब्द कौन है? विद्वस है। विद्वस से विद्वान बना है, और विद्वस का शब्दरूप है विद्वस, विद्वत्सु, ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। कोई दोस्त दिक्कत दोस्त मेरे? नहीं ना? क्लास एंजॉय कीजिए, बस टेंशन न लीजिए। मैं मॉडल पेपर का एकदम 100% ऑथेंटिक सही आंसर कराऊंगा, ये मेरी गारंटी मेरे दोस्त।
मैं पूरी की पूरी इस पे सर्च कर लाया हूँ, कहीं कोई मिस्टेक नहीं करूँगा। ठीक है, पार्ट 2 में देखिए सब जितने सब्जेक्ट चैप्टर हैं सबका मैं पार्ट 1 में वीडियो ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ और पार्ट 2 में बनाऊंगा सब्जेक्टिव। और आपको मैं बताता हूँ, आपको मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, सॉल्यूशन देखकर, मेरा सॉल्यूशन देखकर मजा आ जाएगा। थोड़ा मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को जॉब का प्रेशर था तो मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं एक्टिव हो चुका हूँ। एग्जाम तक जो भी आप कहिएगा मैं बना कर दूंगा, वास्तविकता कहिएगा, आपको मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। एक बार पढ़ कर देखिए मेरे से, जो जो मैं बनाऊंगा उसे देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज को मैं बनाऊंगा, अब समय नहीं लगेगी, जितनी इंपॉर्टेंट चीज उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम क्या बोलनी है, अगर अंग हलंत हो गईल, य हलंत हो गईल, अण हलंत हो गईल, न हलंत हो गईल, म हलंत हो गईल, सबन का बिंदु लिख सकीला। बिंदु का मतलब म, ह लिख सकीला। अब तू साच बोलो, ग के जगह आधा अंग बा तो ग पे ऊपर बिंदु हो सकेला, ऐसे अंगवा हटा के माने हई हई से लिख सकेला के अंग हटा लो, ऊपर बिंदु लगा दो तो गंगा हो जाएगा। गंगा और लिखल है नयका जमाना में गंगा। हाँ, गंगा शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो गंगा शब्द का सप्तमी विभक्ति होता है गंगायाम, हो जाएगा गंगायाम। देखिए गंगाया षष्ठी विभक्ति एक वचन है, क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, बालकाय तो गंगाए, सॉरी लताए पे चलेगा, लताए तो गंगाए ना हो तो लताई होला, बट ऑप्शन डी ना, ई वर्डवे ना होला। हाँ, गंगासु, लतासु तो गंगासु, ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, हई षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आपसे पूछा क्या है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन बी। डी कोई शब्द नहीं होया गंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दात्री माने होता है देना, धातु है, क्या होता है देना। शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा, मेरे ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, दातरी, दात्री में होता है दाता, तो दातरी सप्तमी का एक वचन, लास्ट में जहां र हर्ष अलन धाय से सप्तमी विभक्ति एक वचन, पितरी सप्तमी एक वचन, मातरी सप्तमी एक वचन, दात्रीसु जहां सु लग गया सप्तमी बहुवचन। ध्यान रखिए, जहां भी सु लग गया, हई सु होखे चाहे हई सु होखे, सप्तमी का यह बहुवचन है। ठीक है, जहां याम लग गया ये सप्तमी का एक वचन है, चाहे जहां री लग गया, इसे कोनो कोनो में इस सप्तमी का एक वचन है। आपसे पूछा क्या मेरे दोस्त, सप्तमी का बहुवचन, तो हई तो एक वचन है नु, देखिए दात्रीसु सप्तमी का बहुवचन, कोई दिक्कत ना। दातु ये षष्ठी एक वचन है, अब षष्ठी पंचमी दोनों एक वचन है, आप पढ़े होंगे, देख लीजिए शब्द रूप इसको। ठीक है, चलिए, रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए रत्न प्लस आकर, रत्ना नहीं, ये नहीं होगा, रत्न प्लस आकर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आप पूछे कौन सा किस संधि का है, स्वर संधि का है। स्वर में कौन संधि, दीर्घ संधि की, अ प्लस आ मिलके आ हो रहा है। नेक्स्ट, ने प्लस अति का संधि क्या होगा, मेरे ध्यान से देखिए दोस्त, ने प्लस अति ये अयादि संधि का है, किस संधि का है, अयादि संधि का है। एकले माने ए होता है, क्या होता है ए, अब प्लस अ ये मिल के बनता है य, अय माने य, क्या क्या बनता है मिलके, देखिए ने प्लस अति, ये यहाँ का ए और यहाँ का अ, ए प्लस अ ये मिलके बनेगा य, तो हिजा क्या बचा, न बचा, ए प्लस अ य बना, तहरसई ती, क्या बनेगा नयति, ऑप्शन सी। अब कहिएगा भैया कैसे हो गया, देखिए दोस्त मैं फिर बता रहा हूँ आपके लिए, संस्कृत के लिए संधि का मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद ये सब आप कहना भूल जाइएगा कि ये कैसे हो रहा है, आप अपने आप खुद कर लीजिएगा, हमें कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है, ह का उच्चारण स्थान, मैं फिर बता दे रहा हूँ, 51 मिनट का वीडियो है, उच्चारण स्थान बनाए हुए हैं, उसमें आपको थ्योरी पर बताए हैं, फिर ट्रिक बताए हैं, और उसके बाद जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो तीनों करवाए हैं, इसी लंबा वीडियो गया है। तो ह का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, ये ठ होगा। उस वीडियो देखने के बाद आप फिर ये ना पूछेगा, धाए से हमारे आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, परामर्श, ये परामर्श है, क्या है मेरे दोस्त, ये परामर्श है, परामर्श। कह रहे परामर्श में कौन सा उपसर्ग है, अरे मर्दे आ गया ना उपसर्ग हुई तो परा हो जाए, ऑप्शन डी,
क्या हो जाए, देखो उपसर्ग पूछ रहा है ना, तब परा हो जाए। नेक्स्ट, सु प्लस सु उपसर्ग को किस में है? देखिए स्वागतम में आप रट्टा मारे होंगे, सु प्लस आगतम मारे रट्टा मारे हैं। कहाँ थे दोस्त, कहाँ चले हम लोग? हाँ यहाँ थे हम लोग। आप पढ़े होंगे सु प्लस आगतम, आगतम, तो आगे क्या निकल रहा है? सु निकल रहा है ना, तो उपसर्ग कौन सा है? सु किस में है? स्वागतम में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? क्रिया विशेषण द्वितीय आप पढ़े होंगे, आपको टीचर पढ़ाए होंगे, जब कारक पढ़ाए होंगे ना, जब अनुवाद बनाने की सिखा रहे होंगे तब पढ़ाए होंगे क्रिया विशेषण द्वितीय, अर्थात क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या मेरे भाई 18 है। कितने हैं? 18 है, कोई दिक्कत? और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। 108 है उपनिषद और पुराण है 18। नेक्स्ट, पक्षी का पर्यायवाची का होता है द्विज, ये हिंदी क्यों पूछ दिया मेरे भाई? ससुराई आयल रहा सब भंगवाइल का क्वेश्चन बनावे, मनवाइल ले कुछ कुछ डाल दे ना हो, भंगवाइल ना रहा सन, पूछा का है ये द्विज है ना, द्विज, ये द्विज एक पक्षी का नाम है, और द्विज मतलब पक्षी भी होता है। एक पाठ 10 मंदाकिनी वर्ण में द्विज शब्द का प्रयोग हुआ है, और द्विज का अर्थ क्या होता है? पक्षी। वाह क्या बात है, गजब को समझ आया मेरे दोस्त। दोस्त मतलब गैंग लोग दोस्त बोल रहे हैं, मान लो हम दोस्ते हैं, मैं क्या बटे, तार लोग भैया हैं। हाँ, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला? झोंटा पकड़ के। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? झोंटा पकड़ के, माने बाल पकड़ के, केस पकड़ के, मतलब यह केस हुई, केस हो वाला केस 12 बा, अभी हमारे 12 नहीं खे। हाँ व्याकरण 4, देखिए जो व्याकरण जानता हो उसे कहते हैं व्याकरण, कहते हैं व्याकरण। देखिए व्याकरण के बाद लिखल है पाई आचार्य, माने आचार्य। व्याकरण का आचार्य कौन था? माने व्याकरण का जनक कौन था? ऑप्शन सी, देखो ना पाणिनि लिखल है, ऑप्शन सी व्याकरण का जनक था। तो क्वेश्चन पूछेगा हिंदी में, व्याकरण को जानने वाला व्याकरण। नेक्स्ट 56, ज्ञान का शासक कौन है? शास्त्र ज्ञान का शासक है। शास्त्रकारा चैप्टर में 14 में लिखा गया है। शास्त्र क्या होता है? ज्ञान का शासक होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? अरे गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, और वो पटना के जो जिस जगह पर जन्म हुआ था ना, उसे कहते हैं गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल पर्यतात शिक्षा क्षयम गच्छति। काल के साथ, माने काल बीतने के साथ शिक्षा क्षय हो जाती है। रेखांकित पद, अब रेखांकित पद कहाँ है? पता नहीं है। रेखांकित पद का प्रश्न, यहाँ प्रश्न देखिए, प्रश्न निर्माण करें। यहाँ देखिए, यहाँ पे रेखांकित पद किया हुआ है, ये मिस्टेक कर दिया है। काल पर्यतात शिक्षा, समय बीतने के साथ, यहाँ पर रेखांकित पद दिया है, कह रहा है कि इसके जगह पर कोई प्रश्न का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो यहाँ होगा समय बीतने के साथ क्या क्षय हो जाता है, तो क्या होगा यहाँ? का होगा मेरे दोस्त, का, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है? अरे पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र स्वर्ग से भी सुंदर है। नेक्स्ट, संस्कृत साहित्य लेखिका गंगा देवी का काल क्या था? संस्कृत साहित्य लेखिका, ये 14वीं शताब्दी की लेखिका थी, जो कंपन राय की रानी थी। गंगा देवी की रानी थी, कंपन राय की रानी गंगा देवी थी, और ये 14वीं सदी की संस्कृत विद्वान थी, लेखिका थी। और इनकी एक कृति है मधुरा विजयम, जो अपने पति के जीत के उपलक्ष्य में लिखी थी। मधुरा विजयम, पूछेगा मधुरा विजयम कौन लिखा है? गंगा देवी। गंगा देवी किस काल की थी? 14वीं सदी की थी, और इसके पति का नाम क्या था? कंपन राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दंडी ने सौर शुक्ला किसे कहा था? सौर शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा था विजयांका को। किसे कहा था? विजयांका को। ठीक है, तो ये एक विजय भट्टारिका है। क्या है? विजय भट्टारिका है मेरे दोस्त। विजय भट्टारिका जो है ना, कहा जाता है विजय भट्टारिका को ही विजयांका कहा जाता है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। लेकिन है दोनों ऑप्शन में है ना, लेकिन कहा कि सौर सरस्वती किसे कहा था? तो विजयांका को। ऑप्शन मत मारिएगा, किसे कहा था? किसने कहा था? दंडी ने। और आधुनिक लेखिकाओं में, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध थी? तो पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव का जन्म 1890 में हुआ था और 1953 में मर गई थी। ठीक है, और ये आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट, शिक्षा संस्कार कितने हैं? देखिए, शिक्षा संस्कार पहले आपको जानने पड़ेंगे। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 प्रकार के। और उस 5 प्रकार में भी एक शिक्षा संस्कार प्रकार, देखिए, जन्म से पूर्व संस्कार, शिशु संस्कार, शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार और एगो मरने वाला संस्कार, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। 5 गो संस्कार है। इनमें शिक्षा संस्कार 5 प्रकार का होता है। कितना होता है? 5 प्रकार का। तो पूछेगा शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो 5 हैं। कितने हैं? 5 है। आप बुक में डिटेल से पढ़े होंगे मेरे दोस्त, तब आपको समझ में आ रहा होगा ये। नेक्स्ट, चरित्र का निर्माण किससे होता है? अरे संस्कार से होगा मेरे दोस्त। आपके संस्कार अच्छे हैं तो चरित्र का निर्माण हो जाएगा। असंदेश थोड़े होगा, वैर से तो वैर में झगड़ा थोड़े होगा। नेक्स्ट, करा अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार को बोलते हैं अंतिम संस्कार, अर्थात अंत्येष्टि संस्कार। अगर ऑप्शन देखे, ओहो सॉरी, अंतिम शिक्षा संस्कार माने शिक्षा संस्कार 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? शिक्षा संस्कार 5 प्रकार के। और कौन कौन है? तो अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, एक समावर्तन। तो लास्ट में कौन है? समावर्तन। तो ऑप्शन सी। अब कहिएगा मुझे समझ नहीं आया भैया जी। देखिए मेरे दोस्त, आप अपने बुक पे जाकर खोजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ? ना मैं दिख रहा हूँ ना कुछ, और मेरे पास टैब भी छोटा है। ठीक है, तो समावर्तन संस्कार अंतिम संस्कार है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किया था। और कहाँ किया था? मुंबई में किया था। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती का परिवार किसका उपासक था? शिव का उपासक था। किसका उपासक था? शिव का उपासक था। शिव का उपासक था। और महाशिवरात्रि के दिन ही जब पूरा परिवार भक्ति में लीन था, तब ये देखे कि शिव की जो मूर्ति है उस पे जो प्रसाद चढ़ाएगा ना, प्रसाद, उस प्रसाद पर जो चूहा है वो चूहा उस पे चढ़ करके प्रसाद वो खा रहा है। तभी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर। तभी मूल शंकर के माइंड में आया, फिर ससुरा अगर मूर्तिया में भगवान रहित तो चूहवा ओकरा पर छोड़ के ओकर प्रसादिया खाता। एक मतलब ना, भगवान मूर्ति में नहीं खन। बस वहीं से उनको भगवान पर से आस्था उठ गया, और आस्था उठने के बाद वो जो है मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। कोई दिक्कत नहीं। तो परिवार क्या था? शिव के उपासक था। ऑप्शन बी, यहाँ शिव लिखल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है? मन में लाजा होम का होला, देखो सदिया में धान के लौआ कनिया फेंकती है, सब दुल्हन फेंकती है, सब साधुहे होला। लाजा होम लावा में लावा। तो ये केकरा में होई? विवाह संस्कार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूपम किस समास का? बबुआ हमारे देखो लास्ट में अनु बा कि ना, अनुपसर्ग कि ना? तो सच बोलिए, हमारा कुछ कहे के नहीं खे। और शुरू में देखो अनु बा कि ना, अनुपसर्ग हम का कहनी है? जहाँ अनु लगलन माने जहाँ आगे उपसर्ग लगलन, मार धाय सेंसर अवय भाव समास। अब मिलावा है ने, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष, जिस समास का पहला पद विशेषण हो कर्मधार, जिस समास का पहला पद प्रधान हो अवय भाव, जो जिसका अर्थ निकालने पर किसी दूसरे बताए बहुब्रीहि, जिसका पहला पद संख्या हो, क्या हो?
संख्या हो वो द्विगु समास, जिसका दोनों पद प्रधान हो और योजक चिन्ह से जुड़ा हो द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मधार समास का उदाहरण है त्रिलोक, आगे 3 आ रहा है, संख्या द्विगु समास, आगे उप आ रहा है, उप क्या है, एक उपसर्ग है, अव्ययीभाव समास। घनश्याम, श्याम क्वेश्चन घन जैसा, इसका मतलब घनश्याम, घनश्याम जैसा, ये विशेषता है ना, तो कर्मधार समास यही है, ऑप्शन बी। गजाजा, गजा नाम राजा, ये आपको टीचर पढ़ाया होगा, गजराजा कैसा विषय का होगा, सॉरी समास वगैरह का हो जाएगा, गजा नाम राजा, ये द्वितीय तत्पुरुष समास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न योग्य का समस्त पद क्या है, मेरे ध्यान देखिए मेरे दोस्त, अयोग्य ये नए समास का है, अ को लिखते हैं न योग्य, इसका मतलब न योग का क्या हो जाएगा, अयोग्य, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी अयोग्य। न योग मतलब अयोग्य, कौन समास, नया समास, क्योंकि आगे नकारात्मक भाव आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुवे में कौन सी भक्ति है, देखिए दोस्त गुरुवे एक चतुर्थी भक्ति है, क्या है, चतुर्थी भक्ति है। जब आप गुरु का शब्द पढ़िएगा ना तो मालूम चलेगा ये चतुर्थी भक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, एक आप पढ़े होंगे, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं नमः योगे चतुर्थी, बोले हैं, उसी में एक आता है अलम, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन सब में चतुर्थी भक्ति प्रयोग होता है। तो अब खुद देखिए यहाँ पर अलम है तो कौन भक्ति प्रयोग होगा, चतुर्थी का होगा, ऑप्शन डी। लेकिन ध्यान से मेरे दोस्त, अलम का मतलब मना करना भी होता है, और मना करना में तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। तो अलम शब्द में चतुर्थी भी लगता है और तृतीया भी लगता है, लेकिन तृतीय ऑप्शन में नानू तो ऑप्शन डी, कोनो एक एक ऑप्शन में दी, या तो तृतीया देवे या तो चतुर्थी देवे, आ हई ढेरे बटे फेमस, आंसर डी। नेक्स्ट, कर्मवाच्य के यहाँ के होगा, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन व्यक्ति का होता है, देखिए कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। जब आपको कारक प्रकरण पढ़ाया जा रहा होगा, अनुवाद के नियम पढ़ाए जाए होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और कर्ता में द्वितीय का होता है, सॉरी तृतीय का होता है। मेरे भाई ये माय मिस्टेक, कह रहा है कि कर्मवाच्य के कर्ता में कौन व्यक्ति प्रयोग होता है, जहां कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। और जब कर्मवाच्य, एक नियम है ये, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा तो कर्म में प्रथमा विभक्ति और कर्ता में तृतीय विभक्ति। ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, कोई गलती मार के आ जाएगा, कोई मारा कर्म मार द्वितीय विभक्ति, आंसर मार चला जाएगा, तो नहीं, कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीय, जहां कर्म में प्रथमा लगलन कर्ता में तृतीय लगबे करिहन, इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्याम, देखिए तस्याम का मूल शब्द क्या है, तो ये तस्याम का मूल शब्द है तत्, माने वह होता है, लेकिन स्त्रीलिंग वाला, तत् मतलब तत् शब्द रूप स्त्रीलिंग का ये सप्तमी एक वचन है तस्याम, तो यहाँ आंसर होगा ए। लेकिन अगर इसमें कोष्ठ में लिखता यहाँ पुल्लिंग और फिर एक और ऑप्शन मान ले यहाँ दे देता तत्, और यहाँ लिखता स्त्रीलिंग, तो आंसर बी मराता, तो तत् का स्त्रीलिंग का ये शब्द रूप है तत्स्याम, ठीक है, सप्तमी एक वचन है ये। नेक्स्ट, गवा किस भक्ति का है मेरे दोस्त, गवा, ये गवा तृतीय भक्ति का है, किसका है, गो शब्द रूप का, गो माने गाय होता है, गो शब्द रूप का तृतीय एक वचन है कौन, गवा, पर ध्यान रखिएगा लोग। नेक्स्ट, संतु किस धातु का है, और अस धातु का है मेरे भाई, ठीक है, किसका है, अस धातु का है। संति पर सुने ना, संति ना, अस माने है होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, पा धातु लट लकार, अच्छा लट लकार प्रथम पुरुष माने पहिला के, देखा देखना, लट लकार लट लकार है ना, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, तो प्रथम पुरुष है एक वचन है, तो तीनू, तो पा का चला पीब, तो पीबती, ऑप्शन बी।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन किस कौन सा है? लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप लोट लकार याद कीजिएगा, उत्तम पुरुष देखिए ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये अंतिम वाला उत्तम पुरुष है। वो कौन वचन? एक वचन। कौन वचन? माने हई 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 में से हई पूछते थे। अब तो याद कर लोट लकार, तू ताम अंतु अ तम त, आनी आनी आओ आम, आनी नी 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 न हर्षय वाला आनी में। अब चेक करो हमें कोना में मान न हर्षय, मार आंसर बी। अब जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा बकवास लग रहा होगा, जो पढ़े होंगे उनको ध्यान में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा कोई ना, उस पर रिवीजन कर लीजिए, जो नहीं पढ़े हैं रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट, खाद प्लस अक्तवतु, हम क्या कह रहे हैं कि जहां वान लागी धातु में वहां अक्तवतु हुई, तो अक्तवतु तो वान यानी खादितवान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक में कौन सा प्रत्यय है जेकरा लास्ट में अक आ जाओ, जेकरा लास्ट में अक आ जाई वो हुई अणउल। क्या हुई मेरे दोस्त? अणउल, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक इक इक इक, सैनिक इक इक जेका लास्ट में इक हुई वो ठक होला। क्या होला? ठक, ऑप्शन सी। इक ठक, इक ठक, सैनिक इक ठक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्या का प्रत्यय सूर्य प्लस चाप, ऑप्शन बी। ध्यान देखिए ना, महिमा महिमन प्लस डाप, सीमा सीमन प्लस डाप, पीछे आया है क्वेश्चन। सूर्या सूर्य प्लस चाप, ऑप्शन बी। अब का ससुराली सब लिखा था डाप चाप भाप, नहीं मेरे दोस्त ये प्रत्यय है। अगर आप पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा, और ना तो रट्टा मार जाए, एक को रास्ता नहीं खे, साँचो कहता नहीं तो पगला जीव पक्का। चलो सूर्या सूर्य प्लस चाप, आंसर बी धाए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौर प्लस इंगिस, मेरे दोस्त ये स्त्री प्रत्यय का है। आप पढ़े होंगे टाप इंगिप इंगिस, एगो पढ़े होंगे टाप जेका लास्ट में आ इनु आ, वो जेका लास्ट में आ ये पूछी कौन प्रत्यय है, आ मिलगुल टाप तो धाए समझे टाप। एक होता है इंगिप और एक होता है इंगिस। ठीक है, तो अगर दीर्घई लगल है और स्त्रीलिंग नाम बा और लास्ट में दीर्घई लागल बा और कोनो जाति के नाम हो, अच्छा कोनो देवता के नाम हो तो इंगिस लागी, बाद बाकी इंगिप लागी। अब देखो ध्यान से देखिए, गौर प्लस इंगिस, तनी गौरी ध्यान से देखो, गौरी के गौरी जी है न, गौरी शंकर जी के पत्नी मन मेहरारू मन पत्नी, हाँ लास्ट में दीर्घई लागल बा। आ लड़की के नाम मतलब स्त्री के नाम हो दीर्घई लागल बा, तो इंगिप हो कि इंगिस तू खुदे बोलो है, देवता है स्त्री जो शब्द बना है वो स्त्रीलिंग शब्द है ना, लास्ट में दीर्घई लागल बनू तो इंगिस लगी, यानी गौर प्लस इंगिस गौरी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मि किस लकार का रूप है? देखिए अस्मि ये लट लकार का ही है। किस लकार का है मेरे दोस्त? लट लकार का ही है। मध्यम पुरुष सॉरी उत्तम पुरुष एक वचन का है, उत्तम पुरुष एक वचन का है। नेक्स्ट, कह किस शब्द रूप का है? किम का है। किसका है? किम का है, किम से बना है कह। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? हम क्या बोलनी है? लंबोदर फेमस एकदम, देखा ध्यान से। उप आगे लागलू माने उपसर्ग हनु है तो बहुब्रीहि ना हुयन, पूछा का है ये तो हुयन अवय भाव, आगे अव्यय लागुल। ठीक है, माने उपसर्ग लागुल है, त्रि माने तीन होला, तीन तीन माने संख्या हनु, जब तीन संख्या हो तो मेरे भाई तू खुद बोलना द्विगु समास हो कि ना, आगे संख्या द्विगु समास। अच्छा देखो, राजपुत्र राजा का पुत्र, बाद बीच में का के किला गुल, तो बबुआ हमार अगर कारक के चिन्ह लाग जी, को के लिए का के से द्वारा, तो होला तत्पुरुष समास है, हम तत्पुरुष समास। तो बचलन का मेरे भाई लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, जैसे एक अर्थ निकल लो, अच्छा गणेश जी तो तू हेने एक अर्थ निकल लो आ कहते अर्थ निकल ले, लेकिन हम कोनो और दूसरे के इंडिकेट करते निकलना, ये लंबा पेट कौन अगर है गणेश जी के, जिसका अर्थ निकले उसका अर्थ किसी दूसरे को इंडिकेट करे तो कौन? बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशांति किस समास का उदाहरण है? देख दे मेरे दोस्त, हम क्या बोले, अ माने होला न, न माने नया समास। अगर अशांति, अशांति, अ माने होला न, शांति, ये इसका समास बिगड़ा है। न माने नहीं, शांति माने शांत, नहीं शांति मिल रहा है, इसका मतलब नैया माने होता नकारात्मक, नैया समास। ऑप्शन बी। कुछ पल्ले पढ़ रहा है तहरा, नहीं पढ़ रहा है, तन तन पढ़ रहा है, अच्छा कोई ना, तन तन ही ढेर होला, बूंद बूंद घड़ा भरता है। नेक्स्ट, सुबध मूला, देखो सुबध माने बंधे हैं अच्छे तरीके से, मूल माने जड़, माने जिसके जड़ अच्छे तरीके से बंधे हैं। पादप निपतंती, पादप गिर जाते हैं, जिसके जड़ अच्छे से बंधे हैं पादप गिर जाते हैं। रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण कीजिए। मान रेखांकित पद देखिए पादप पे किया, क्या है पादप पे रेखांकित पद, तो पादप के जगह पे कौन सा प्रश्न चिन्ह होगा? तो पादप बहुवचन है ना, देखिए एक वचन है, हई बहुवचन है, ऑप्शन सी। पादप बहुत सारे पादप गिरते हैं ना, पादपाह लिखल है, अगर रहता ना खाली एगो पादप तो कंपई का होता, का निपतंती माने कौन गिरता है, लेकिन माने क्या क्या गिरता है, लेकिन यहाँ पादपाह बम माने ढेर पादप बटे, और जब ढेर पादप है मेरे दोस्त तो यहाँ पे हो जाए के बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 89। पंचवटी में कौन सा समासी, को पूछे ला हवा आगे पंच बाकी ना, पंच माने संख्या बाकी ना, संख्या तो मार नंबर दिगु काहे के पहचान करी बड़े यार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? अरे मेरे भाई आप विश्व शांति पढ़े होंगे ना, तो ध्यान देखिए, वो तो कोनो कथा हो ना, वो कहता आज संसार जो है ऐसा लग रहा है कि पूरे अशांति के सागर में बैठा हुआ है, सभी जगह बंदूक गोले का होड़ लगा है, एक देश दूसरे देश को मारने पर तुला है, नहीं तो कथा तो हो नहीं, पद्यात्मक कोई कविता तो है ना, है ना हुई, संवादात्मक संवाद तो है ना, अब संवाद किसे कहते हैं? तो एगो बोली फिर एगो जवाब दी, एगो बोली फिर एगो जवाब दी, ऐसा बाटे पाठ 14 में शास्त्रकार में। फिर बाटे कर्णस दान वीरता में कि शक्र कहता है ये ले, कर्ण कहता है ये ले लो, तो कहता हम ले का करम, हमारा कहते कर दे देना कवच कुंडल, मैंने बातचीत जिसमें होके इहो ना हुई, काशीकरण में कोई संवाद है नहीं, तो ऑप्शन बचा काची ए निबंधात्मक, वो एक निबंध है, किसी एक पार्टिकुलर चीजों पर बात लिखी जाए ना उसे निबंध कहते हैं। तो गाय पर लेख लिखल अनु, हाँ तो सिर्फ आपका फोकस कहाँ रहता है? गाय पर रहता है। गाय के 4 पैर होता है ना, एगो पूंछ होता है, दूगो आंख होता है, एगो नाक होता है ना, हम लोग ये लिखते हैं, एगो गर्दन होता है, एगो मुंह होता है, हम लोग तो ऐसे लिखे करते हैं, आओ तो हमने लिखा वाला ना नु कहेगा स्कूल पर लिखो, तो स्कूल में 2 हम याद कर, अच्छा स्कूल पर लिखे बटे, रुक आप अपन स्कूल याद करे के, अच्छा हाँ, और स्कूल में 4 गो कमरा बाटे, आ सहन में 1 केमाड़ी माने 4 गो केमाड़ी बाटे, आ सहन में 2 गो खिड़की माने 8 गो खिड़की हो गई, एगो दिराखा बाटे माने 4 गो दिराखो हो गई। ये सब लिखा मैंने याद करके, ऐसा थोड़ी लिखा था, लेकिन हाँ अगर आप किसी एक पार्टिकुलर चीजों पर कोई चीज लिख रहे हैं उसे निबंध कहते हैं, और ये लिखा गया है जो हमारे विश्व में अशांति फैल रही है उस मैटर पर, यानी ये निबंध है। क्या है मेरे दोस्त? निबंध है। आपको निबंध का मतलब समझ में आया होगा। नेक्स्ट, कन्यादान किस संस्कार में पूछे अलावा? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार, पिता अपनी बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में देता है और फिर वहां पत्नी कन्यादान होता है कि आप अपनी अमानत को आपको सौंप रहा हूं, आप अच्छे से रखिएगा, तरह लड़का निकलो पिया कौड़। खैर देखते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते मेरे दोस्त, ये सब ना। चालुक्य वंश राजा कौन थे? अरे भैया चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य। कौन थे? चंद्रादित्य चालुक्य वंश के राजा थे, और चंद्रादित्य की रानी थी विजय भट्टारिका। कौन थी? विजय भट्टारिका, और ऐसा कहा जाता है विजय भट्टारिका ही विजयांका थी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत संहिता का ग्रंथ का रचनाकार कौन है? तो वराह मिहिर। कौन है? वराह मिहिर। नेक्स्ट, भास के कितने नाटक प्राप्त होते हैं? मेरे दोस्त भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं, उसमें से एक नाटक है कर्णस दानवीरता, और कर्णस दानवीरता सबसे सरल नाटक है, मैंने जिससे तुरंत उसे नाटक के रूप में ढाला जा सकता है।
ठीक है। तो जब भास के कितने नाटक मिलते हैं? 13 नाटक मिलते हैं। सबसे सरल कौन है? कनजदान वीरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं वंशहीन हूं, ये किसने कहा था? ये कहा था बाघ ने कि हम पथिक से मैं कहा कि हे पथिक, मेरे दांत टूटे हुए हैं, मेरे नख टूट गए हैं, मैं बूढ़ा हूं, यहाँ तक कि मेरे वंश भी नहीं है, और मैं वंशहीन हूं। उसे पटा रहा था पथिक को, कसौ आवे हमारा कंगनवा लेवे आवे, अब बस हम ओकरा पकड़ ली। यानी कौन बोला? बाघ बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गीतान च डॉट वहीना श्लोका किस पाठ से लिया गया? मैंने यह श्लोक जो है किस पाठ से लिया? फिर एक क्वेश्चन आ गया इससे, किस पाठ से लिया गया है? मेरे दोस्त ये लिया गया है अलस कथा पाठ से। किससे लिया गया है? अलस कथा पाठ से। आप देख लीजिएगा, पहला श्लोक है अलस कथा पाठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिन बुलाए कौन आता है? अरे बिन बुलाए प्रवेश करते हैं कौन? मूर्ख। मूर्ख हृदय वाले नरों में नीच बिन बुलाए प्रवेश करते हैं, बिना बोले बिना पूछे बकबक बोलते हैं, और बिना हंसने वाले पात्रों भी हंस देते हैं। जल के बीच में कौन तैर रहा है? फूलों का समूह तैर रहा है। ऑप्शन बी, मंदाकिनी वर्णम पाठ का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोष कितने होते हैं? दोष 6 होता है, निंदा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ स्वतंत्रता। ये नीति श्लोका पाठ में ये लिखा गया है कि नरक के कितने द्वार हैं? काम, क्रोध और लोभ 3 द्वार हैं। और व्यक्तियों में दोष कितने होते हैं? 6। और अगर उस व्यक्ति को उन्नति चाहना तो 6 दोष को छोड़ना पड़ेगा। कौन कौन? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ स्वतंत्रता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? आत्मा के बारे में कहा गया है। अनोहन्यान महतो महियान, इधर है जंतो हृदय गुह्याम, नहीं तो आत्मा है ये। कंठोपनिषद में आत्मा के बारे में कहा गया है। तो चलिए दोस्त, हम लोग का 100 क्वेश्चन का ये कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 में हम लोग इसका सब्जेक्टिव देखेंगे। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाइए। हमारा परिवार हम लोग का बड़ा करवाइए। एग्जाम तक हम लोग साथ रहेंगे। जो जो टॉपिक से आपको समस्या पैदा करता है मैं उस वीडियो बनाऊंगा और आपका सपोर्ट करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।